डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्राम, आप सुन रहे हैं अंगार और मैं हूं असद। इससे कबल आप अंगार की 62 इक़सात सुन चुके हैं। अब किस्त 63 मुलाहिज़ा फरमाएं। इसके साथ ही आपसे इल्तमास है कि हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर वीडियोस मिलती रहा करें। और साथ ही आपसे इल्तमास है कि वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा से हमें मुतल्ला किया करें। आइए दास्तां का आगाज़ करते हैं। मैं देखता हूँ कि उसके अंदर कितना दमखम है, तो मुझे उसका पता बताओ। उसने मुख्तसर अल्फाज में मुझे रंगू उस्ताद का पता बता दिया। मैं पता अच्छी तरह समझने के बाद उठ खड़ा हुआ। बहुत दिनों के बाद मुझे अपने वजूद में शोला फशा आतिश रेज सैफ ताद खान बेदार होता हुआ महसूस हुआ। मैं निचली मंजिल पर पहुंचा तो मैंने चिम्मोबी को वहां बैन करते पाया। मैं उससे बात किए बगैर मकान का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। इलाके की गलियों से गुजरते हुए मैंने माहौल पर खौफो हिरास की धुन छाई हुई महसूस की। इसका मतलब है कि रंगू उस्ताद वाकई खतरनाक आदमी है। खैर, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जब दो अफराद लड़ाई के लिए एक दूसरे के सामने हों तो इनमें से एक तो कुव्वत व महारत में बरतर होता ही है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जीत ज़्यादा ताकतवर और माहिर शख्स ही की हो। बाज़ुका ताकत और महारत को अज़्म और जज्बा सादिक के सामने सुरंगों होना पड़ता है। जब दो अफराद बाहम नबुर्द आज़मा हों तो सिर्फ उनके जिस्म ही आपस में नहीं टकराते, बल्कि इनके सीनों में भड़कती हुई मुकासमत की आग भी एक दूसरे को जलाने की कोशिश करती है। कभी कभी यूं भी होता है कि एक फरीक बरतर होने के बावजूद अपने मुखालिफ की नफरत की आग की जद में आकर भस्म हो जाता है। तुझे आज सैफदाद खान के सीने में भड़कते हुए शोलों का सामना करना है रंगो उस्ताद। आज तेरी सारी उस्तादी इन शोलों की नजर हो जाएगी। मुझे इस वक्त खिदर खान का मेहरबान चेहरा याद आ रहा था। मैंने उसे कहा था कि उसकी जिंदगी का हासिल अमरीन उसकी मुंतजिर है। वो जब चाहे उसे ब्याह कर ले जा सकता है। और अब उस नेक खसलत शख्स की अमानत को एक बदनीयत शख्स अपनी हवस का निशाना बनाने के लिए ले उड़ा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अमरीन मेरी जिम्मा तारीख है। मैंने ही उसे बाइज्जत जिंदगी के ख्वाब दिखाए हैं। मैं इन ख्वाबों को चिकना चूर नहीं होने दूंगा। मैं उसे वापस लाऊंगा, चाहे मुझे उसके लिए जान ही से क्यों ना हाथ धोना पड़े। रंगू उस्ताद के इलाके में पहुंचकर मैंने वाज़ेह तौर पर तनाव की फिजा महसूस की। लोगों की इक्का दुक्का टोलियां इधर उधर खड़ी चहमकोइयां कर रही थीं। एक अजनबी चेहरे को इतनी बेबाकी से रंगू उस्ताद के डेरे की तरफ बढ़ते देखकर इनके कान खड़े हो गए। मैं इन पर तवज्जो दिए बगैर सीधा उस हवेली नुमा मकान के खुले हुए दरवाजे में दाखिल हो गया। मुझे दरवाजे पर किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। मुझे सामने ही एक बड़ा सा दरवाजा नजर आया। मैं बेधड़क उस दरवाजे से अंदर घुसता चला गया। मुझे किसी से रंगू उस्ताद के मुतालिक पूछना नहीं पड़ा, क्योंकि वह फौरन ही नजर आ गया। इस हाल नुमा कमरे का मंजर किसी घटिया किस्म की फिल्म के सेट के मानित था। रंगू उस्ताद मुझे एक बड़े से तख्त पर आलती पालती मारे बैठा नजर आया। उसके करीब बैठे हुए उसके चमचे नीमे पहलवान को भी मैंने फौरन पहचान लिया। उसके सूजे हुए मुंह ने मुझे फौरन उसकी शनाख्त करवा दी थी। रंगू उस्ताद मेरी तवक्का के खिलाफ एक आम सी जिसामत का शख्स से साबित हुआ। अपने हुलिये से उसने खुद को एक मुस्तनद किस्म का बनमाज तस्लीम कराने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन जाने क्यों वो मुझे बनमाज की बजाय एक बहरूपिया महसूस हुआ। मैं नबे तुले कदम उठाता वो रंगू उस्ताद के तख्त के सामने जा खड़ा हुआ। अमरीन कहाँ है? मैंने बिला तमहीद रंगू उस्ताद पर सवाल ताक दिया। मेरे अंदाज ने उन दोनों को बुरी तरह चौंका दिया। दोनों उस्ताद शागिर्द ने हैरानी के आलम में एक दूसरे की तरफ देखा। तो कौन है बे? नीमे पहलवान ने मुझसे डपट कर सवाल किया। मैंने हकारत भरी नजर उस पर डाली। तू तो अपनी चोंच बंद ही रख। छोकरी से पिटने वाले पहलवानों से बात करना मैं अपनी तौहीन समझता हूँ। मैंने अपने अकब में लोगों के हंसने की आवाज सुनी। मैंने मुड़कर देखा तो मालूम हुआ कि कमरे के दरवाजे पर लोगों का अच्छा खासा हजूम जमा हो चुका है। वो सब नीमे पहलवान की बहादुरी का सुनकर हंस रहे थे। मेरी बात सुनकर नीमे पहलवान के तन बदन में आग भड़क उठी। और तेरी तो! उसने तख्त से उठकर खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन रंगू उस्ताद ने उसके कंधे पर दबाव डालकर उसे दोबारा बिठा दिया। तो कौन है जवान, और तेरा इस छोकरी से क्या ताल्लुक है? मैंने रंगू उस्ताद के लहजे में सुलाजोई की झलक महसूस की। नतीजतन मेरा लहजा मजीद जारिहाना हो गया। तुम्हें इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। मैं इस लड़की को लेने आया हूँ। बेहतर यही है कि इसे शराफत से मेरे साथ भेज दे, वरना तुम क्या कर लोगे? नीमे पहलवान ने तख्त पर से उतरते हुए गजबनाक लहजे में सवाल किया। इस बार रंगू उस्ताद ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वरना मैं इसे जबरदस्ती वापस ले जाऊंगा। अरे जा,
बढ़ाया छोकरी को ले जाने वाला। उसने अपना भारी भरकम हाथ मेरे सीने पर रख कर मुझे पीछे धकेलने की कोशिश की। इस मरहले पर मैं अपने आप पर काबू नहीं रख सका। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे एक जबरदस्त झटके से आगे की जानिब खींचा। नीमा पहलवान बेइख्तियार आगे झुका। मेरा घुटना तूफानी रफ्तार से उठा और उसके सीने से जा टकराया। नीमा पहलवान बुरी तरह खांसने लगा। मैंने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। मैंने उसके मुंह पर ताबड़तोड़ घोंसों की बारिश कर दी। चंद ही घोंसों में उसका मुंह लहूलुहान हो गया। इसे निमटने के बाद मैं रंगू उस्ताद की जानिब मुतवज्जा हुआ। मैंने देखा कि वह हैरानी के आलम में मुंह फाड़े ये सब कुछ देख रहा था। इससे पहले कि वो कोई रद्द अमल जाहिर करता, अचानक वहां पर मौजूद लोगों में खलबली मच गई। पुलिस, किसी ने दबी आवाज में कहा। अगले हिला में एक ASI 3 कांस्टेबलों के साथ हाल में दाखिल हुआ। और ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? ASI ने गरजदार लहजे में सवाल किया। अरे थानेदार साहब, आइए आइए, तशरीफ लाइए, रंगू उस्ताद ने खुशामदीद लहजे में कहा। रंगू उस्ताद, क्या हाल है तुम्हारा? सुना है कुछ छोकरी शोकरी भगा लाए हो तुम? अरे नहीं थानेदार साहब, वो कंजरी की बच्ची वो हद छठ हो गई थी। उसे उसके औकात याद दिलाने के लिए चुटिया पकड़ कर ले आया था। जरा हाथ पांव बचाकर काम किया कर रंगू उस्ताद। वो हराफा बुढ़िया नूरजहां बेगम बड़े वसी ताल्लुकात रखती है। शाम से अब तक थाने में 4-5 फोन आ चुके हैं। बेहतर यही है कि इस छोकरी को वापस भेज दे। अरे हमें इस छिछोरी हड्डी से क्या लेना है थानेदार जी? आपका हुक्म है तो अभी तफाकिए देते हैं। थानेदार जी, इस हरामी ने मेरी नाक की हड्डी तोड़ दी है। नीमे पहलवान ने तकरीबन रोते हुए मेरी तरफ इशारा किया। और ये कौन 30 मार खां है भाई? ASI ने चौंक कर मेरी तरफ देखते हुए सवाल किया। थानेदार जी, ये नूरजहां बेगम का पालतू गुंडा है। ये छोकरी को छुड़ाने के लिए आया है। नीमे ने उससे बात ही की थी कि उसने उसकी नाक पर मुक्का मार दिया। वो तो मैंने नीमे को रोक दिया, वरना इसकी तो यहाँ लाश पड़ी होती। तुमने अच्छा किया रंगू उस्ताद, इसकी बदमाशी तो मैं निकालूंगा थाने ले जाकर। जब बार लगा तो इस दिक्शरे को हथकड़ी। ASI ने अपने माहतहत को हुक्म दिया। ये कहाँ का इंसाफ है ASI साहब? मैंने एहतजाज करते हुए कहा। इन लोगों ने लड़की अगवा की और आप इन्हें गिरफ्तार करने की बजाय मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। ज्यादा बकवास करने की कोशिश की तो जुबान गुद्दे से खींच लूंगा। जरा थाने तो चल, फिर मैं तुझे बताता हूँ कि इंसाफ कैसे किया जाता है। उसने रौनक भर लहजे में धमकी थी। मेरी शदीद एहतजाज के बावजूद कांस्टेबल ने मेरे हाथों में हथकड़ी डाल दी। मैं इसे थाने ले जा रहा हूँ रंगू उस्ताद। मेरे जाने के बाद तुम इस छोकरी को छोड़ देना। जो हुक्म थानेदार जी, रंगू उस्ताद ने खुशामदीद लहजे में जवाब दिया। इस मरहले पर मैंने मुजाहमत को बेसूद समझा और तोहन करहन इनके हमरा थाने की जानिब चल पड़ा। तमाम रास्ते लोग मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर देखते रहे। कोई मुझे खौफजदा नजरों से देखता तो किसी के चेहरे पर नफरत के आसार उभर आते। रास्ते में खड़े हुए चंद आवारागर्द लोगों ने मुझे गंदी गालियां दी। पुलिस वालों ने मना करने के बजाय इनकी हौसला अफजाई की। मेरा दिल चाहा कि इन पुलिसियों से हथकड़ी छुड़ाकर इनकी खोपड़ी के टुकड़े कर डालूं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सका सिवाय मुजरमों की माने सर झुकाए इनके साथ साथ खिसकने के। थाने में पहुंचने के बाद उन्होंने कोई सवाल जवाब किए बगैर मुझे हवालात में डाल दिया। फिर ASI ने मेरे सामने ही एक कांस्टेबल को नूरजहां के डेरे की तरफ रवाना किया। बुढ़िया को कहना कि उस फंगे के खिलाफ दफा 307 का केस बनता है। इसकी खैरियत चाहती है तो फौरन थाने पहुंचे। उसने कुछ देर तक कांस्टेबल के कान में खुसर फुसर की और फिर उसे रवाना कर दिया। मैं तनबा तकदीर होकर हवालात के कोने में बैठ रहा। इत्तेफाक से इस वक्त हवालात में मैं तनहा ही था। मुझे यही खौफ सताया जा रहा था कि कहीं को पुलिसिया मुझे पहचान न ले। निश्तर अस्पताल के मफरूर मरीज की हैसियत से या फिर सैफ ताज खान की हैसियत से। तकरीबन 2 घंटे के तेज धार इंतजार के बाद मैंने नूरजहां बेगम और सलामत अली की थानेदार से बात करने की आवाजें सुनी। ASI उन्हें हवालात के पास ले आया। तुम दोनों इससे बात करो, इतनी देर में इसकी रिहाई की तैयारियां मुकम्मल हो जाएंगी। इन्हें वहीं छोड़कर थानेदार वापस चला गया। हराम खोर सुवर का बच्चा। थानेदार के जाने के बाद नूरजहां बेगम उसे मोटी मोटी गालियां देने लगी। तुम ठीक तो हो ना मियाँ? इन शैतानों ने तुमसे कोई ज्यादती तो नहीं की? सलामत अली ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या अमरीन घर पहुंच गई है? इसे तो कोई तकलीफ नहीं पहुंची। अमरीन बेटा ठीक ठाक है। सुवर रंगू उस्ताद ने उसे खुद ही छोड़ दिया। तुम फिक्र ना करो, मैंने थानेदार के मुंह में सुवर का मांस ठोंस दिया है। अब तुम आज़ाद हो जाओगे। तकरीबन आधे घंटे के बाद थानेदार ने मुझे हवालात से आज़ाद कर दिया। इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने दोबारा बदमाशी की कोशिश की ना तो सारी जिंदगी के लिए जेल में सड़ा दूंगा। उसने शैतानी रौनक के साथ मुझे धमकी दी। इसके लहजे को सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैं कोशिश के बावजूद अपनी जुबान पर काबू नहीं पा सका। क्यों?
क्या इस इलाके में बदमाशी का ठेका तुमने तनहा रंगू उस्ताद को दे रखा है? क्या कहा? एएसआई ने गजबनाक अंदाज में धाड़ते हुए कहा। लगता है तेरी खोपड़ी का बुखार कम नहीं हुआ है। फिक्र न कर, मैं भी तेरा पक्का इंतजाम करता हूँ। इसे माफ कर दें थानेदार जी, इसे समझ नहीं है कि किस जगह क्या कहना होता है। इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। ठीक है नूरजहां बेगम, लेकिन अगर इसकी खैरियत चाहती हो ना तो इसे फौरन मेरी नजरों से दूर ले जाओ, बल्कि इसे मेरे इलाके ही से दूर भेज दो। ऐसा न हो कि मैं इसकी लंबी जुबान इसके हल्क से खींच लूं। नूरजहां बेगम ने मुझे मजीद वहां नहीं रुकने दिया। वो मुझे धकेलती हुई थाने से बाहर ले आई। घर पहुंचे तो अमरीन, परवीन और चिम्मोबी ने बड़ी बेताबी के आलम में मेरा इस्तकबाल किया। जब उन्हें यकीन हो गया कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं तब इन्हें इत्मीनान हुआ। इस रात हम लोग बहुत देर तक बातें करते रहे। मुझे ये जानकर इत्मीनान हुआ कि नूरजहां बेगम भी सरदार खिजर हयात के अमरीन के रिश्ते के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो चुकी है। अब वो लोग बड़ी बेचैनी से सरदार खिजर खान के मुंतज़िर थे। मैंने एक बार फिर इन्हें यकीन दिलाया कि सरदार खिजर खान किसी भी दिन अमरीन का रिश्ता लेकर आने वाला है। खुदा करे वो जल्द आ जाए। मुझे शैतान रंगू उस्ताद की नीयत का भरोसा नहीं है। तुम फिक्र ना करो नूरजहां बेगम, मेरी मौजूदगी में कोई अमरीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। मैंने पुरअज़म लहजे में कहा। अब तुम किसी से लड़ाई बढ़ाई की कोशिश ना करना। वो नाबकार थानेदार तुम्हारा दुश्मन बन चुका है। उसे मौका मिल गया ना तो वो तुम्हें कोई भारी नुकसान भी पहुंचा सकता है। आज भी बड़ी मुश्किल से 10,000 रिश्वत लेकर वो तुम्हारी रिहाई के लिए तैयार हुआ। आपने 10,000 रुपए की रकम उसे दे दी नूरजहां बेगम? मैंने शदीद हैरानी के आलम में सवाल किया। तो फिर क्या करती? तुम्हें जेल में सड़ने देती? नूरजहां बेगम ने बिल्कुल सही किया। दोनों लड़कियों ने बैक जुबान होकर कहा, 10,000 तुमसे बढ़कर तो नहीं है। मैंने मजीद एहतजाज करना चाहा, लेकिन लोगों के खलूस के सामने मेरी एक न चल सकी। मुझे तस्लीम करना पड़ा कि नूरजहां बेगम ने जो कुछ किया वो दुरुस्त है। अगले दिन सुबह नाश्ते से फारिग होने के बाद मैं घर से निकल आया और मंजिल का तयन के बगैर एक तरफ चल पड़ा। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि आसपास के इलाके का जायजा ले लूं और इसके साथ अपने मुस्तकबिल के लाहे अमल पर भी गौर कर लूं। मेरे मुल्तान आने का वाहिद मकसद रफाकत अली का कत्ल था। मुझे इस अंदाज में उसका खात्मा करना था कि उसकी मौत किसी हादसे का नतीजा मालूम हो। किस्मत के उलट फेर ने मुझे खुद इसके तीर का निशाना बना दिया। अब खुदा खुदा करके एक बार फिर मेरी जिंदगी कदरे मामूल पर आई है तो मुझे एक बार फिर इस जहरीले शख्स की मौत का सामान करना चाहिए। बरकत अली की हवेली में फकीर बाबा की खुदा जाने क्या हालत हो रही होगी। जब तक मैं रफाकत अली के शानों को उसके सर के बोझ से आज़ाद न कराऊंगा वो फकीर बाबा को आज़ाद नहीं करेंगे। लेकिन रफाकत अली का शिकार अब बच्चों का खेल तो नहीं रहा। अगर मैंने जल्दबाजी में उस पर हाथ डाला तो मुमकिन है वो एक बार फिर मुझसे पहले मुझ पर वार कर गुजरे और उसे शिकार करने की आस दिल में लिए मैं खुद उसका शिकार बन जाऊं। अपने ख्यालों में गुम में जाने कितनी दूर निकल आया। यकरख्त मुझे अपने इर्द गिर्द मुकम्मल सन्नाटे का एहसास हुआ। मैंने चौंक कर अपने इर्द गिर्द का जायजा लिया। मुझे मालूम हुआ कि मैं भटकता हुआ रेलवे के एक वीरान गैर आबाद रोड में आ निकला हूँ। कुछ आगे जाकर रास्ता मसदूद हो गया था। मैं वापस होने के लिए मुड़ा, लेकिन मुझे ठिठक कर रुक जाना पड़ा। मैंने देखा कि 6 हट्टे कट्टे बदमाश मेरा रास्ता रोके खड़े हैं। इनके हाथों में आईनी सलाखें, साइकिल की चैन और हाकियां वगैरह थी। मैंने इन बदमाशों में किसी जाने पहचाने चेहरे को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। वो सब मेरे लिए अजनबी साबित हुए। इनके चेहरों पर छाई हुई नाहुस्सत और खशूनत ने इनके इरादों को एक लम्हे में मुझ पर अयां कर दिया। वो बड़ी तेजी से नहायत माहिराना अंदाज में मुझे अपने हिसार में लेने लगे। इतने सारे हथियारबंद लोगों के चुंगल से फरार होना मुझे अहमकाना ख्याल मालूम हुआ। मैं इनका मुकाबला करने के लिए खुद को ज़हनी तौर पर तैयार करने लगा। महज हुज्जत पूरी करने के लिए मैंने इनमें से एक को मुखातिब करके कहा, तुम लोग कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? नीमे पहलवान को जानते हो ना तुम? उसने जहरीले लहजे में पूछा। मुझे मजीद सवाल करने की जरूरत नहीं रही। मैं वक्त ज़ाया के बगैर बिजली के कोंधे की मानित अपने दाएं तरफ वाले हुंडे पर झपटा। मेरी बरगफ्तारी ने एक लम्हे के लिए उसे गड़बड़ा दिया। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई साइकिल की चैन लहराकर मेरे सर पर मारना चाही, लेकिन अपनी गड़बड़ाहट के बायस उसने फैसला को लम्हा गंवा दिया। मैंने उसकी चैन वाले हाथ को अपने बाएं हाथ की कलाई पर रोक लिया। सूरत हाल इतनी नाजुक थी कि मेरे पास उसके अलावा कोई चारा नहीं था कि मैं फैसला कुन अंदाज में ज़रबे लगाऊं। मैंने पूरी कुव्वत से उसके रानों के संगम पर घुटने का वार किया। इसके हल्क से कर्बनाक चीख निकली। वो अगले ही लम्हे खुद ब खुद सामने की तरफ झुक गया। मेरा घुटना एक बार फिर तूफानी अंदाज में हरकत में आया और उसके झुके हुए चेहरे से टकरा गया। वो शख्स एक झटके से सीधा होता चला गया। मुझे अपने पीछे तेजी से बढ़ते हुए कदमों की आहट महसूस हुई। मैं तेजी से अपने शिकार पर झपटा
कदर झुक कर मैंने उसकी टांगों के बीच में हाथ डाला और उसे कांधे पर लाद कर पूरी कुव्वत से पिछली सिम्मत उछाल दिया। मैंने बैक वक्त कई चीखों की आवाजें सुनी। मैं तेजी से चंद कदम आगे बढ़ा। एन उसी वक्त उनमें से किसी ने मेरी कमर पर हाकी खींच मारी। मेरी कमर में सख्त चोट लगी, लेकिन मैंने चोट को नजरअंदाज करके हाकी पर कब्जा कर लिया। इसी वक्त बैक वक्त 4 गुंडों ने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने तेज रफ्तारी से पैंतरे बदल बदल कर खुद को उनकी जद से बाहर निकाला। इसके बाद मैं हाकी को हाथ में तोल कर इनका मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। मुझे हाकी से मुसल्ला देकर वो कदरे मोहतात हो गए। मैंने देखा कि 6 में से 2 बंदे बेकार हो चुके हैं। बाकी चारों एक बार फिर मुझे अपने हिसार में लेने लगे। अचानक ये घुंटा तेजी से मुझ पर झपटा। इसने इंच भर मोटी सलाख फिजा में लहराई और मेरे सर पर दे मारी। महज लम्हे भर पहले पीछे हट गया। आईनी सलाख सन्नाटे की आवाज के साथ मेरे चेहरे के सामने से गुजरी और जोरदार तरीके से नीम पुख्ता जमीन से टकरा की। इस शख्स के हाथ को एक जबरदस्त झटका लगा और सलाख उसके हाथ से छूट गई। मैंने एक लम्हा भी जाया किए बगैर हाकी की एक जोरदार जर्ब उसकी गुद्दी पर रसीद कर दी। वो एक झटके के साथ जमीन पर गिरा और अपनी गर्दन पकड़कर लोट पोट होने लगा। अपने तीसरे साथी को भी नाकारा होते देखकर बाकी तीनों पीछे हटने लगे। मैं हाकी को फिजा में दायरे की शक्ल में घुमाता हुआ तेजी से इन तीनों की तरफ लपका। वो तीनों अपने हथियार संभालते हुए तेजी से पीछे हटने लगे। मैंने एक बार जबरदस्त तरीके से इन्हें भपकी थी। इस बार वो चूं ही पीछे हटे, मैं तेजी से मुड़ा और बर्क रफ्तारी से दौड़ पड़ा। वो तीनों हक्का बक्का से खड़े देखते रह गए। मैं पीछे देखे बगैर बग टुट दौड़ता चला गया। कुछ ही देर बाद मुझे अंदाजा हो गया कि मेरा पीछा नहीं किया गया है। मैंने अपनी रफ्तार कम कर ली। फिर मैंने दौड़ना बंद कर दिया, सिर्फ तेज तेज कदमों से चलने लगा। इस वक्त मैं रेलवे लाइन के साथ वाली एक सड़क पर चला जा रहा था। मुझे किसी सवारी की तलाश थी जो मुझे वापस हुसैन आगाही पहुंचा सके। काफी तलाश के बावजूद इस सड़क पर से किसी रिक्शा टैक्सी का गुजर नहीं हुआ। मेरे पास से कई गाड़ियां गुजरी, लेकिन ना मैंने किसी को रोकने की कोशिश की और ना ही किसी गाड़ी वाले ने खुद गाड़ी रोक कर मेरा हाल जानने की कोशिश की। काफी देर तक चलने के बाद मुझे यकीन हो गया कि मैं लम्हा भर लम्हा शहर से दूर होता चला जा रहा हूँ। तंग आकर मैं सड़क के किनारे एक बड़े से पत्थर पर बैठ गया। मुझे वहां बैठे हुए 2 ही मिनट गुजरे होंगे कि मुझे अपने दाएं तरफ से एक तेज रफ्तार पजीरू जीप अपनी तरफ आती नजर आई। जीप करीब आई तो मैंने हाथ के हल्के से इशारे से उसे रोकने की कोशिश की। मेरे तवक्का के अन मुताबिक जीप की रफ्तार में कोई फर्क नहीं पड़ा और वो दाएं से मेरे सामने से गुजरती चली गई। मैंने मुंह ही मुंह में गाड़ी वाले पर लानत भेजी। अचानक मैं चौंक कर खड़ा हो गया। मैंने देखा कि मुझसे तकरीबन 100 गज के फासले पर पहुंचकर जीप एक झटके से रुक गई। फिर मैंने जीप को रिवर्स होकर पीछे आते देखा। आखिरकार मेरे बिल्कुल करीब आकर जीप एक बार फिर रुक गई। मैं हैरानी के आलम में ड्राइवर को देखने लगा। इसी वक्त जीप की दरमियानी सीट का दरवाजा खुला और स्याह शेरवानी और बोस्की के जोड़े में मलबूस एक भारी भरकम शख्स जीप से उतरकर मेरी तरफ बढ़ा। इससे पहले कि मैं कुछ सोचता समझता, वो शख्स वालियाना अंदाज में मुझसे बगलगीर हो गया। लेकिन आप कौन हैं जनाब? मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे भाई, तुम मुझे नहीं पहचाने? भाई, मैं मलिक अब्दुल करीम हूँ। इन अल्फाज के साथ ही वो मुझसे अलग होकर खड़ा हो गया। तब मैंने उसे पहचाना। वो वाकई ही मलिक करीम ही था, इस फर्क के साथ कि उसने अपनी भारी भरकम मूंछें बहुत बारीक करवा ली थी। मलिक अब्दुल करीम, आप यहाँ? मैंने खुशी और हैरत के मिले जुले तासरात के साथ पूछा। हाँ भाई, हैरान क्यों होते हो? ये वाकई मैं ही हूँ, लेकिन आपको तो FBI वालों ने गिरफ्तार कर लिया था। हाँ, गिरफ्तार तो कर लिया था, लेकिन वो मुझे 2 दिन से ज्यादा अंदर नहीं रख सके। मेरा नाम भी मलिक करीम है। मेरी पार्टी वालों ने हुकूमत को ऊपर से नीचे तक हिला कर रख दिया। FBI वाले मेरे खिलाफ कुछ भी सबूत मुहैया नहीं कर सके। मजबूरन उन्हें मुझे आज़ाद करना ही पड़ा। लेकिन मैंने अगला सवाल करना चाहा। अरे भाई, सारे सवाल यहीं खड़े होकर करोगे। भाई जुल्फ़िकार अली, यही नाम बताया था ना तुमने अपना? हाँ, मेरा यही नाम है। आओ गाड़ी में बैठो, बाकी बातें रास्ते में होंगी। मलिक करीम ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ वाली सीट पर बिठा लिया। ड्राइवर ने जीप गियर में डालकर आगे बढ़ा दी। अब तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इस दिन गोदाम से तुम्हें किसने छुड़ाया था? मलिक करीम ने मुझसे सवाल किया। इसका मतलब है आपकी अभी तक रफाकत अली से मुलाकात नहीं हुई? मैंने जवाब देने की बजाय उल्टा उस पर सवाल दाग दिया। नहीं भाई, मैं पिछले चंद दिनों से कुछ और ही चक्रों में पड़ा हुआ हूँ। वैसे भी मैंने जानबूझकर उससे मुलाकात नहीं की, क्योंकि मुझे खतरा है कि खुफिया पुलिस वाले अब भी मेरी निगरानी कर रहे हैं। इसीलिए आपको कुछ भी मालूम नहीं हो सका कि इस कुत्ते के बच्चे ने मुझे किस अजाब में मुब्तला कर दिया था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच निकलने में कामयाब हो गया।